हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का भारत क्लासेस में। हम लोगों ने कल देखा चैप्टर 1, चैप्टर 2 का एमसीक्यू क्वेश्चन कुछ हम लोगों ने किया था। एनसीईआरटी का पे आधारित क्वेश्चन था। जो भी क्वेश्चन था वो एनसीईआरटी पे आधारित था और क्लास 6 एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस सब्जेक्ट इसका एमसीक्यू कर रहे हैं हम लोग। आज का जो अध्याय है वो है तंतु से वस्त्र तक। तंतु से वस्त्र तक कैसे विकास हुआ और किस प्रकार के तंतु से किस प्रकार के कपड़े बनते हैं, इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लोग ले लेंगे ताकि हमें इनसे जो रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा उसे बनाने में आसानी हो। फ्रेंड्स, आप सभी को बता देना चाहता हूँ, ये वीडियो डालने से पहले मैं इसका जो पीडीएफ फॉर्म है क्वेश्चन वो मैं अपने भारत क्लासेस टेलीग्राम चैनल पे, भारत क्लासेस नाम से टेलीग्राम चैनल है, उस पर क्वेश्चन डाल देता हूँ। आप पहले वहाँ जा करके एक बार अगर आपकी इच्छा हो तो आप पहले क्वेश्चन कर लो, फिर जो ना बने वो मैं यहाँ पे डील करूँगा ही। चलिए, सबसे पहले तंतु के बारे में जानते हैं। वस्त्र, जो वस्त्र होता है कई सारे धागों से मिल करके वस्त्र बनता है, जैसे सूती, जूट, रेशम, कई प्रकार के वस्त्र होते हैं। वहीं रुई कपास के पौधों से प्राप्त होता है, जूट पटसन के पौधों से प्राप्त होता है और रेशम के लिए कोकून का पालन किया जाता है। ये आप जानते हैं, रेशम के लिए किसका पालन किया जाता है? कोकून का पालन किया जाता है कि कीड़ा होता है, जैसे कैटरपिलर भी हम लोग बोलते हैं। सबसे बड़ा बात, पटसन भारत का सबसे मुख्य रूप से उपजाई जाने वाली रेशे में से आता है, जिसमें पश्चिम बंगाल, बिहार, असम ये अग्रणी राज्य है। इसकी खेती जो होता है वो वर्षा ऋतु में ज़्यादातर देखा जाता है, क्योंकि पटसन उगाने के बाद फिर इसे सड़ने के लिए पानी में डाल दिया जाता है। अलग अलग प्रकार के फिर कताई, बुनाई, अलग अलग चीज़ों से बोला जाता है। कताई, सबसे पहले ये जानिए कि कताई किसे कहते हैं। तंतुओं से जब तागा बनाने की क्रिया होता है तो उसे ही कताई कहते हैं। जब किसी तंतु से तागा बनाया जाता है, यानी धागा जिसको बोलते हैं, उसको कताई बोलते हैं। फिर एक कहता है बुनाई, क्या कहता है? बुनाई। इसे दूसरी भाषा में हम वीविंग भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? वीविंग। इस नाम से भी जानते हैं। वीविंग अब क्या होता है ये जानते हैं हम लोग। वीविंग होता है जब तागा दो सेटों का आपस में व्यवस्थित करके, यानी कि तागा को, यानी कि दो से तीन तागा या दो से ज़्यादा तागा को आपस में एक साथ व्यवस्थित करके वस्त्र बनाया जाता है, यानी कि कपड़ा बनाने की क्रिया किया जाता है, तो उसे ही वीविंग कहते हैं। ये वीविंग जो होता है पहले के ज़माने में नील नदी के किनारे जो मिस्र जैसे देशों थे, इनके द्वारा रुई तथा फ्लैक्स का कृषि किया जाता था। कहाँ पे? नील नदी के द्वारा। वहीं संश्लेषित तंतु क्या होता है, जिसको प्राकृतिक रूप से नहीं मानव द्वारा निर्मित किया, जैसे पॉलिस्टर हो गया, नायलॉन हो गया, एक्रिलिक हो गया, ये सभी संश्लेषित तंतु होते हैं। चलिए, इस क्वेश्चन को आगे हम लोग करना चालू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, तागा या फिर धागा पतले तंतुओं से मिलकर बनता है। तागा या धागा क्या होता है? पतले तंतुओं से मिलकर बनता है। इन तंतुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? यहाँ ध्यान रखिएगा कि कौन सा सही नहीं है बोला गया। ए नंबर है, रुई और जूट जैसे तंतु पादपों से प्राप्त किए जाते हैं। रुई और जूट जैसे तंतु पादपों से प्राप्त किए जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। जूट नारियल का बाहरी आवरण होता है। जूट नारियल का बाहरी आवरण होता है? नहीं, जूट जो होता है पटसन का रेशा होता है, तो यही गलत है। हमारा जो आंसर हो जाएगा वो बी नंबर आंसर हो जाएगा। आगे भी पढ़ लीजिए। रेशम तंतु रेशम कीट के कोकून से खींचा जाता है, ये बिल्कुल सही है। डी नंबर, ऊन तथा रेशम तंतुओं से प्राप्त होते हैं, ये भी सही है। जो हमारा गलत होगा वो बी नंबर गलत होगा, क्योंकि जूट नारियल का बाहरी आवरण नहीं होता, ये पटसन से तैयार किया जाता है। दूसरा बात जान लीजिए, पटसन एक प्रकार का कैसा है? द्विबीजपत्री रेशेदार पौधा है ये, और इसके दूसरे भाषा में पाट या पटवा भी कहता है। पाट या पटवा भी कहते हैं। वहीं कोकून से रेशम जो कोकून से खींचा जाता है, ये आप जान गए। कोकून के मकड़ी जाल जैसे होते हैं, उससे तैयार किया जाता है। ऊन जो होता है भेड़, बकरी, खरगोश, ऊँट, याक इत्यादि के बालों से ऊन प्राप्त किया जाता है। चलिए, 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। फ्लैक्स, पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक, रेशम उपयुक्त तंतुओं में से कौन सी संश्लेषित तंतु का उदाहरण है? संश्लेषित तंतु का उदाहरण कौन सा है?
पॉलिस्टर हो जाएगा, एक्रिलिक हो जाएगा, नायलॉन हो जाएगा। पॉलिस्टर, एक्रिलिक और नायलॉन 2 3 4 इसका रेशम क्योंकि कीटों से प्राप्त किया जाता है। और फ्लैक्स भी, फ्लैक्स जूट को बोला जाता है। जनरली फ्लैक्स किसको बोला जाता है? ये जो फ्लैक्स आप देख रहे हैं ये जूट का ही दूसरा नाम फ्लैक्स पड़ता है। तो फ्लैक्स और रेशम ये प्राकृतिक हो जाएगा और संश्लेषित किया जाएगा नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक, यानी कि इसका जो ऑप्शन होना चाहिए 2 3 4 बी नंबर आंसर बिल्कुल सही है। फ्रेंड्स आपको बता दें ये सभी जो क्वेश्चंस है आपको टीचर का जो एग्ज़ाम होने वाला बिहार में TRE 4, BPSC, SSC, SSC GD, CGL, जहाँ भी GK GS से क्वेश्चन आता है उन सभी जगहों पे ये क्लास आपको बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगा, क्योंकि NCERT पे आधारित आने वाले समय में जितने आप एग्जाम देख रहे हैं सभी से क्वेश्चन जो होता है NCERT से दिया जाता है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए 3 नंबर, भारत में पटसन जूट की खेती प्रमुख रूप से की जाती है। अभी क्लास चालू होने से पहले मैंने आपको बताया था कहाँ पे किया जाता है, पश्चिम बंगाल, बिहार, असम। तो इसका क्या हो जाएगा 1 3 4। केरल में किया जाता है, केरल नहीं होगा इसका आंसर, तो क्या हो जाएगा 1 3 4। यहाँ देखिए C नंबर ऑप्शन है 1 3 4। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अलग अलग कथन दिया गया, इस पर अपने हमें विचार करने के लिए कहा जा रहा है। पटसन पादप को पुष्पन अवस्था में काटते हैं। क्या होता है? पटसन पादप को पुष्पन अवस्था में काटा जाता है, उससे प्राप्त किया जाता है। दूसरा है पटसन से तनों को कुछ दिनों तक जल में डुबोकर रखते हैं। बिल्कुल सही है, जो पटसन होता है तना को जल में कुछ दिन डुबा कर रखता है ताकि सड़ता है और उससे रेशा छोड़ देता है। तीसरा, रेशे से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। रेशा से तागा बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? कताई। बिल्कुल सही है, कताई। हम पहले आपको बताए थे रेशा से तागा बनाने की क्रिया कताई। वहीं तागा से कपड़ा बनाने की क्रिया जो बुनाई जाता है उसको बुनाई या वीविंग कहते हैं। तो बिल्कुल 1 2 3 सभी कथन इसका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सभी कथन, उपयुक्त सभी कथन सही है। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वस्त्रों का उपयोग किस काल से मनुष्य द्वारा शरीर को बनाने के लिए किया जाता है? वस्तुओं का शरीर को ढकने के लिए किया जाता है। तो ये जो होता है भूतकाल, प्राचीन काल, भविष्य काल और इनमें सभी, इसका जगह प्राचीन काल से ही वस्त्रों का उपयोग किस काल से? मनुष्य द्वारा प्राचीन काल से ही इसका तैयार किया जाता है। प्राचीन काल में देखे थे कपास का खेती किया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता तो आपको याद होगा ना, सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ ये सभ्यता था। जनरली इसे कहा जाता है मातृभूमि, यानी कि मातृसत्तात्मक संस्था थी। सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी? मातृसत्तात्मक संस्था थी। अब क्यों कहा जाता है मातृसत्तात्मक? क्योंकि यहाँ पे देखा जाता है महिलाओं का पूजा किया जाता था, देवी की पूजा की जाती थी, लिंग योनि का पूजा किया जाता था। चलिए आगे देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसका देखिए B नंबर दिया गया। 6 नंबर, अपने दैनिक जीवन में हमारे द्वारा बताए गए वस्त्र कौन सा है? दैनिक जीवन में जो हम लोग वस्त्र का प्रयोग करते हैं वो कौन सा है? साड़ी, धोती, कुर्ता या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर इनमें से हम लोग कोई भी वस्त्र का प्रयोग नहीं करते हैं। साड़ी, धोती, कुर्ता, इसका प्रयोग दैनिक जीवन में नहीं किया जाता है। 7 नंबर, इंसान किस काल में कपड़ा तैयार करना नहीं जानता था? याद रखिए यहाँ क्या लिखा है? नहीं जानता था। इंसान किस काल में कपड़ा को तैयार करना नहीं जानता था? भूतकाल, प्राचीन काल, भविष्योमय काल, इनमें से सभी। इंसान प्राचीन काल में सही तरीके से कपड़े का निर्माण करना नहीं जानता था। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, तंतुओं से कपड़े कितने मुख्योगी स्टेज में तैयार किए गए थे? तंतुओं से जो कपड़ा है कितने मुख्य तैयार किए गए थे? तो 2 इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर होगा क्या हो जाएगा? 2। एक कताई, दूसरा बुनाई बोल सकते हैं हम लोग इसका आंसर। 2 नंबर में कताई या कटाई के लिए अष्टव्यहरे जाने वाला सबसे आसान उपकरण कौन है? सबसे आसान उपकरण कौन है? हस्त तकवा, तकली या दोनों या इनमें से कोई नहीं? इसका क्या होगा? दोनों हो जाएगा इसका आंसर। हमारे देश में चरखे से सूत तैयार करने की प्रक्रिया बताई जाती है। हमारे देश में चरखे से सूत तैयार करने की प्रक्रिया क्या बताया जाता है? कटाई, प्रयोगशाला उद्योग, हस्तकरघा या आच्छादन। फ्रेंड्स इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया है, क्योंकि कहीं पे इसका आंसर प्रयोगशाला उद्योग दे दिया गया और कहीं से हस्तकरघा। तो मेरे अंदाजा से इसका आंसर होना चाहिए हस्तकरघा, क्योंकि
चरखा जो होता था वो हाथ से चलाया जाता था, तो हाथ से चलाए जाने वाले को हस्तकरघा कहना चाहिए। तो इसलिए मैं सी प्रेफर करूँगा। आप थोड़ा देख लीजिएगा इसका आंसर क्या होता है, क्योंकि कई जगह पे मैंने देखा है इसका आंसर प्रयोगशाला उद्योग बताया गया। चलिए 11 नंबर, टैटू कितने प्रकार के होते हैं? टैटू जो होता है, टैटू कितने प्रकार का होता है? 2, 4, 6, 3। टैटू 3 प्रकार का होता है। टैटू कितना प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। आप ये बताइए कमेंट में 3 प्रकार का जो होता है कौन कौन होता है। थोड़ा गूगल करेंगे वो ज़रूर बता देगा, क्योंकि जब पता हो कहाँ पूछना है तो गूगल करिए। चलिए 12 नंबर, ऐसे तंतु जो पादपों से मिले हैं उन्हें जारी किया जाता है। जो पादपों से मिले हैं उन्हें जारी किया जाता है किसके द्वारा? कृत्रिम तंतु, संश्लेषित तंतु, पारत तंतु, पादप। पादप, ये पारत नहीं है, यहाँ पादप लिखा हुआ है, तो इसलिए हम क्या होगा इसका आंसर? पादप तंतु हो जाएगा इसका आंसर। 13 नंबर, इनसे कौन सा प्राकृतिक तंतु है? इनमें से कौन सा प्राकृतिक तंतु है? रेशम, पॉलिस्टर, नीम, एक्रिलिक। रेशम प्राकृतिक तंतु है, क्योंकि पॉलिस्टर, नीम, एक्रिलिक ये सब क्या है? संश्लेषित होता है। 14 नंबर, करघे पर चौड़ाई में पिरोए जाने वाले गेज कौन कहलाते हैं? जो करघा में चौड़ाई में पिरोए जाने वाला गेज होता है वो क्या कहलाता है? हाँ, ये जनरली बात कर रहा है खटिया। खटिया में जो धागा पिरोया जाता है ना, उसको किस प्रकार की क्रिया करते हैं? तो दोस्तों इसको क्या होता है? भरनी कहते हैं इसको। जब खटिया, जब गांव सब में देखिएगा, जो खाट होता है, ये चारपाई हमारे पास, ये जो चारपाई होता है इसमें जो धागा पिरोया जाता है, धागा पिरोए जाने को क्या करते हैं? इसके में धागा पिरोए जाने को कहते हैं भरनी के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप तंतु है? इनमें से कौन पादप तंतु है, यानी कि पेड़ पौधों से प्राप्त किया? ऊन, रेशम, कपास या पॉलिस्टर? इसका हो जाएगा ऊन। ऊन देखिए आप भेड़ बकरी से प्राप्त करता है, ये जंतु हो जाएगा। रेशम भी कीड़ों से प्राप्त किया जाता है, जंतु। कपास पेड़ पौधों से प्राप्त किया जाता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? गौ नंबर, कपास आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि कपास जो होता है पादप तंतु है। 16 नंबर क्वेश्चन, कपास कप्स और मजबूत पैडन तंतु है, यानी कि कपास के बारे में पूछ रहा है ये जनरली। कप्स और मजबूत पैडन तंतु है, क्या है? रेशम, धागा, पॉलिस्टर या पटसन? इसका आंसर क्या हो जाएगा? पटसन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आंसर नंबर डी, जो घ नंबर है वही सही होगा, यहाँ घ लिख दीजिएगा। 17, इनसे कौन जंतु तंतु है? इनमें से कौन जंतु तंतु है? त्रिगुण, पटसन, दोनों? तो जंतु तंतु हो जाएगा ये। क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा, क्योंकि जंतु को बोल रहा है कि शायद क्वेश्चन में गड़बड़ हो गया है। जंतु होना चाहिए, और जब जंतु होगा तो जंतु पटसन नहीं हो सकता है। पटसन पादप तंतु हो जाता है, क्योंकि पटसन क्या होता है? पादप तंतु हो जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, बीज निकालने की क्रिया से, बीज निकालने की प्रक्रिया चलती है। बीज निकालने की क्रिया से, बीज निकलने, देखिए किसी का फल से बीज निकाल लेना और किसी फल में बीज तैयार होना, ये प्रक्रिया को चलने को की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कपास ओटना, कटाई, ओटना, दोनों? इसको कहते हैं कपास ओटना। क्या कहते हैं? कपास ओटना। बीज निकालने से, बीज का क्वेश्चन था, बीज निकालने की क्रिया से बीज निकालने की प्रक्रिया तक क्या कहता है? कपास को ओटना। फ्रेंड्स, चैप्टर नंबर 3 खत्म हो चुका है। अब हम लोग चैप्टर नंबर 4 में प्रवेश करेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा है तब हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें इसे, और लाइक करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कैसा लगा, कमेंट में ये बताएं। चलिए 4था नंबर क्वेश्चन कहता है, विभिन्न प्रकार के पदार्थ, अलग अलग प्रकार के पदार्थ होते हैं, ये आप हम जानते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले वास्तुशिल्प को उनके आकार, रंग और घटकों के आधार पर अन्य पाठ्यक्रमों में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे लागू किया जाता है। इसे लागू किसके द्वारा किया जाता है? समान प्रकार वर्गीकरण, वर्गीकरण के द्वारा इसे क्या कहता है? लागू किया जाता है। क्या कहता है? फिर से पढ़िए, वास्तुशिल्प को उनके आकार, ठीक है, रंग और घटकों के आधार पर अन्य पाठ्यक्रमों में इस्तेमाल किया, यानी कि किसी को अलग किया जाता है। रंग के आधार पर अलग करना, आकार के आधार पर अलग करना, इन सभी के आकार में जब हम अलग करते हैं किसी को, इसको जनरली कहते हैं पृथक्करण। क्या कहते हैं? पृथक्करण।
सेपरेशन इंग्लिश भाषा में, तो ये वर्गीकरण हो जाएगा। प्लेटलेट्स किससे बने होते हैं? प्लेटलेट्स किससे बने होते हैं? प्लेट्स होगा इस्पात और एल्युमिनियम का, पुतले एवं प्लास्टिक का, कांच का, या इनमें सभी। प्लेटलेट्स किसका होगा? इनमें सभी हो जाए। ये आप ब्लड वाला प्लेटलेट्स नहीं समझ लीजिएगा। इनमें कौन सा ठोस पदार्थ है? पीतल और बर्फ, लकड़ी और लोहा, दोनों, इनमें से कोई नहीं। देखिए पीतल और बर्फ जब ठोस अवस्था में रहता है वो भी ठोस रहता है, लकड़ी और लोहा ये भी क्या ठोस है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? दोनों हो जाएगा। गौ नंबर आंसर बिल्कुल सही है, गौ। 4 नंबर, पदार्थ की वैज्ञानिक अवधारणाएं होती है। किसी पदार्थ का वैज्ञानिक अवधारणाएं कितनी होती है? 3, 4, 6। माना गया है 3। ठोस, द्रव, गैस। बाद में क्या अगर और देखा जाए इसके अलावा भी होता है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन भी होता है, प्लाज्मा अवस्था भी होता है। पदार्थ वे जो चमकते हैं उगते कहलाते हैं। पदार्थ वे जो चमकते उगते कहलाते हैं। क्या कहता है? चमकना, द्युतिमीना, द्युतिहीन, इसका द्युतिमीना कहते हैं। जो पदार्थ चमकता है उसको द्युतिमीना कहते हैं। यदि किसी ठोस पदार्थ को चाकोइन या पैटर में रखा जाए, किसी चीज़ में रखने की बात कर रहा है, चाकोइन या पैटर में रखा जाए या हटाया जा सकता है तो उससे ठीक करना कहा जाता है। यानी कि किसी पदार्थ को जब किसी चीज़ में रख करके एक अलग सा आकार दे दिया जाता है, इसको दोबारा ठीक करने की क्रिया को क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था। यहाँ देखिएगा, यहाँ क्वेश्चन में गलती हो गया, माफ़ कीजिएगा। कहता यदि किसी ठोस पदार्थ को, ये चाकोई नहीं, चादरों या पत्थरों, यहाँ पैटर्न है, पत्थरों में ठोका या दबाया जा सकता है। यहाँ पूरा क्वेश्चन गलत है। दबाया जा सकता है तो उसे ठीक करने की क्रिया को क्या कहते हैं? ये आघातवर्धी कहते हैं। क्या कहते हैं? आघातवर्धी कहते हैं। आघातवर्ध। ये कहते हैं आंसर सी नंबर में जो होगा वो आघातवर्धी होगा। 5 नंबर क्वेश्चन भी आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, माफ कीजिएगा थोड़ा सा। यहाँ पे जो होगा बी नंबर में ये लिखा होगा धूतिमान। जो चमकता है उसको क्या होता है? धूतिमान के नाम से जाना जाता है। कैसे? धूतिमान के नाम से उसे जाना जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है जो पदार्थ आसानी से संपीड़ित या अपशिष्ट हो जाता है, जो पदार्थ आसानी से संपीड़ित या अपशिष्ट हो सकता है या असंतुलित या मसाला जा सकता है, उसे कहा जाता है। संतुलित या मसाला जा सकता है उसे क्या कहते हैं? उसे कोमल पदार्थ, यानी कि कोमल पदार्थ ही होगा ना, जिसको हम आसानी से मसल सकते हैं, आसानी से इधर से उधर कर सकते हैं, वो कोमल पदार्थ होगा। 8 नंबर, इनमें से कौन सा पदार्थ जल में नहीं डूबता? तो जल में नहीं डूबेगा कौन? लोहा, बालू, ये तो डूब जाएगा। कागज जल में नहीं डूबेगा। थोड़ा सा तेज करते हैं क्वेश्चन सर, 20 मिनट का ही क्लास बनाना था, थोड़ा क्लास लंबा चल गया। चलिए 9 नंबर, जिस पदार्थ को हम डॉक्टरी दस्तावेजों के रूप में नहीं देख सकते उसका दस्तावेजीकरण बताया गया है। यानी कि जिसको डॉक्टरी के तौर में नहीं देख सकते उसका दस्तावेजीकरण क्या होता है? पारभासी पदार्थ। क्या कहते हैं उसको? पारभासी पदार्थ कहते हैं। देखिए ये क्वेश्चन भी गलत लिख दिया गया। जिस पदार्थ को हम स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते हैं, क्या होता है? जिस पदार्थ को हम लोग स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते हैं। क्वेश्चन से समझ में आ रहा है? ऐसा पदार्थ जिसको स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते हैं तो उसको क्या होगा? पारभासी। और जिसको स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, इधर से उधर देख सकते हैं, उसको क्या करते हैं? पारदर्शक बोलते हैं। और जिसमें थोड़ा सा भी नहीं देख सकते हैं उसको अपारदर्शी। एक प्रयोग बताया गया था, कोई कागज लीजिए, कागज पे हल्का सा तेल लगा दीजिए। जब तेल लगाइएगा, तेल लगाने से पहले कागज अपारदर्शी होता है, इधर से उधर कुछ नहीं दिखेगा। जब हल्का सा तेल लग जाएगा वो पारभासी हो जाएगा। पारभासी मतलब दिखना, लेकिन धुंधला धुंधलापन दिखेगा, साफ क्लियर नहीं दिखता है। वहीं प्लास्टिक देखते हैं, जो व्हाइट कलर का प्लास्टिक लेते हैं उससे क्लियर हमें दिखता है, तो वो पारभासी हो जाता है। वे पदार्थ जिन्हें चुंबक आकर्षित करता है, अभिकरित नहीं, वे पदार्थ जिन्हें चुंबक आकर्षित करता है, क्या होगा? चुंबक आकर्षित करता है।
अट्रैक्ट करता है उसे क्या कहते हैं? उसे चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। चुंबक जिसे आकर्षित करेगा चुंबकीय पदार्थ, जैसे लोहा चुंबकीय पदार्थ हो जाता है। वे पदार्थ जिसे ऊष्मा, देखिए ऊषा और माँ अलग अलग कर दिया है। वे पदार्थ जिसे ऊष्मा का गहरा अंशन, वे पदार्थ जिन्हें ऊष्मा का, गलत है ये क्वेश्चन पूरा, माफ़ कीजिएगा, आप सुन लीजिएगा। वे पदार्थ, माफ़ कीजिएगा फ्रेंड्स, ऐसा हुआ है क्योंकि ये ना जब क्वेश्चन टाइप करते हैं तो वो डायरेक्ट गूगल ले लेता है, इस कारण से टाइपिस्ट हो गया। अब आगे से ऐसा नहीं होने का, माफ़ कीजिएगा इसके लिए। कहता वे पदार्थ जिससे ऊष्मा का आसानी से स्थानांतरण नहीं हो पाता है, ऊष्मा एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरित नहीं हो पाता है। यानी कि कोई ऐसा पदार्थ, जैसे इधर देखिए, अगर लकड़ी इधर गर्म होगा ना तो ये साइड गर्म जल्दी नहीं होगा, लेकिन अगर लोहा, यानी कि आप छोलनी देखे होंगे घर में जो छोलनी, अगर ये इधर गर्म होता है तो धीरे धीरे इसका अदर पार्ट भी क्या होता है, गर्म होना चालू हो जाता है। तो जो, और ये क्वेश्चन का है कि ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं करता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कुचालक कहते हैं। और जो ऊष्मा का स्थानांतरण करेगा उसे क्या कहते हैं? सुचालक कहेंगे। ये जो 11 नंबर क्वेश्चन है ये गलत हो गया था। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है वे पदार्थ जिन जो ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं करता, आसानी से ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं करता, उसे क्या कहते हैं? कुचालक कहते हैं। टिक लगा हुआ है। इनमें से कौन सा पदार्थ विद्युत नाशक होता है, विद्युत रोधी होता है, यानी विद्युत को रोक देता है? वो कौन सा होता है? प्लास्टिक हो जाएगा, ये विद्युत को रोक देता है। इनमें से किस वस्तु से ऊष्मा का चालन होता है? इनमें कौन से वस्तु से ऊष्मा का चालन हो जाता है? इसका आंसर हो जाएगा लोहे की कांटी से ऊष्मा का चालन हो जाता है। 14 नंबर, इनमें से कौन सा तन्य पदार्थ है? तन्य पदार्थ कौन हो जाएगा? लोहा, तांबा प्लास्टिक नहीं होगा, लोहा तन्य पदार्थ हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ या सामग्री नहीं कोमल है? इनमें से कौन सा पदार्थ क्या है? कोमल, सॉफ्ट। सॉफ्ट पदार्थ क्या हो जाएगा? मोमबत्ती सॉफ्ट पदार्थ, जबकि लकड़ी, पत्थर, लोहा ये क्या है? हार्ड पदार्थ के अंतर्गत आ जाता है। मोमबत्ती क्या होता है? सॉफ्ट होता है। समान पदार्थ से निर्मित वस्तु कौन है? यानी कि एक ही पदार्थ से निर्मित वस्तु कौन है? सोफा, कुर्सी, बेंच, इनमें से सभी। इसका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन लकड़ी से बना पदार्थ है? लकड़ी से बना हुआ पदार्थ कौन सा है? लालटेन, स्मीटर, पलंग। पलंग क्या होता है? लकड़ी से बना हुआ पदार्थ है। माफ़ कीजिएगा फ्रेंड्स, थोड़ा सा ये चैप्टर लंबा खींच लिया, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। और बहुत सारा गलती भी हुआ है क्वेश्चन को में, स्पेलिंग गलत हुआ है, इसके लिए अगले क्लास में मैं कोशिश करूँगा ऐसा कोई गलती ना हो। धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में आप इसे शेयर ज़रूर करें अगर आपको अच्छा लगता है, और कुछ गलती होती है तो उसे आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताने की कृपा करें।